तो दोस्तों, आई एम आकांक्षा सारस्वत और मैं आप सभी का आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब तक हमने समाजीकरण को सीखा है, उनकी विशेषताओं को और उनसे संबंधित कुछ सिद्धांत यानी कि आत्म दर्पण का सिद्धांत हम सीख चुके हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं सिगमंड फ्राइड का इड, ईगो एवं सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आता है इड, ईगो, सुपर ईगो। तो चलो सीखते हैं समाजीकरण की प्रोसेस में इड, ईगो और सुपर ईगो का क्या योगदान रहता है और सिगमंड फ्राइड ने इसको किस प्रकार से समझाया है। तो सबसे पहले तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये जान लेते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड विचारक हैं वे मनोविश्लेषणात्मक रूप से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि वो मनोविश्लेषणवादी भी रहे हैं और हमारा जो इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है वो भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लेकर है। मनोविश्लेषणात्मक आधार पर ही इस सिद्धांत को देखा जाता है कि किस रूप से हमारे समाजीकरण में हमारे जो इड हैं, ईगो हैं और सुपर ईगो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या होता है इड और क्या होता है ईगो और क्या होता है सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो के आपसी संघर्ष से ही व्यक्ति का आत्मविकास या समाजीकरण होता है। ये तो हम जान ही चुके हैं कि समाजीकरण का मतलब व्यक्ति का आत्मा का विकास है, यानी उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है। अब ये समाजीकरण में इनका संघर्ष किस रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आज हम इसको आसानी से सीखते हैं। तो हम देखते हैं इड क्या होता है। तो इड को देखने के लिए कि इड का तात्पर्य होता है व्यक्ति की मूल इच्छाएं, यानी कि उसकी अभिवृत्तियाँ, व्यक्ति की भूख है, प्यास है, शिक्षा संबंधी इच्छाएं हैं और भी जो भी इसकी दबी हुई इच्छाएं जो होती हैं उसे कहते हैं हम इड, व्यक्ति का स्वयं। इसके बाद सेकंड होता है कि ईगो। ईगो से मतलब होता है कि अहम से। अहम क्या होता है व्यक्ति का? व्यक्ति के जो तर्क होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी इच्छा, हमारा जो तर्क होता है, हम किसी चीज़ को देते हैं कि लॉजिकल रूप से देखते हैं कि ये सही है या गलत है, या हम इसको करें या ना करें। इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो अनुभव है उससे विकास होता है ईगो का, हमारे तर्क यानी कि हमारा। उदाहरण के रूप से हम इसे आगे समझेंगे, पर अभी समझना ज़रूरी है कि इसका व्यक्ति का जो तार्किक पक्ष है वही हमारा ईगो है। इसके बाद में थर्ड आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी परम अहम। इसे हिंदी में भी आता है एग्जाम्स में और इंग्लिश में भी, दोनों तरह से लिखा रहता है। तो व्यक्ति के व्यवहार के वे पक्ष हैं जो सामाजिक आदर्शों, सांस्कृतिक मूल्यों से सीखे जाते हैं, यानी कि हमारे समाज में जो भी मूल्य प्रचलित होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, हम उन सब से जो मूल्य, हमारे आदर्श सीखते हैं, हम जो कुछ भी, वो हमारा सुपर ईगो होता है। जैसे कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। जैसे हम मूल्य हैं हमारे कि हमें ईमानदारी करना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों को आदर करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ मूल्य होते हैं वे हमारे सुपर ईगो के जनक होते हैं, सुपर ईगो कहे जा सकते हैं। तो एक तो होगी हमारी मूल्य इच्छाएं जो हम करना चाहते हैं, हम कुछ भी, ये किसी से ये स्वतंत्र होती हैं। अब इन पर नियंत्रण रखा जाता है मनोविश्लेषण तार्किक पक्ष का, और जो सुपर ईगो है वो फाइनली कहता है कि ये करना चाहिए या नहीं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। तो देखिए, व्यक्ति का स्वयं व्यक्ति को मनचाहा कार्य करने के लिए कहता है। स्वयं से मतलब वही इड है। इड यानी हमारी मूल प्रवृत्तियाँ ये कहती हैं कि हमें अपना मनचाहा कार्य करना चाहिए। हम चाहें तो हमें कभी भी कुछ भी खाना चाहिए, हमें कभी भी डांस करना चाहिए, कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें रोक टोक ना करे। ये हम क्या, इड होता है हमारा। लेकिन जो ईगो होता है, यानी हमारा जो अहम है, सेकंड नंबर का, जो हमने तर्क के रूप में देखा है, तार्किक रूप से कहता है कि नहीं ये अच्छा है, अभी इसको हम कर सकते हैं, या इसको ये अच्छा नहीं है, इसको हम नहीं कर सकते। तो ये तार्किक रूप से हमें बताता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अच्छा है या नहीं है, तर्क का है। लेकिन जो परम अहम है, यानी जो सुपर ईगो है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कही जा सकती है, क्योंकि वही सामाजिक मूल्य होते हैं जिसमें, और वो बताती है कि समाज में ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते। तो इनमें क्या होता है, आपसी द्वंद्व चलता रहता है। इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से, कि 1 बाय 1 हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक उदाहरण समझिए। सपोज करिए कि एक भूखे
व्यक्ति को, एक भूखा व्यक्ति मिठाई की दुकान पे खड़ा हुआ है और मिठाई की दुकान से वो मिठाई खाना चाहता है क्योंकि उसको भूख भी लगी है, उसका मन कर रहा है, उसकी इच्छा है, यानी उसका इड है, इड उससे कह रहा है कि चलो मिठाई खा लो। लेकिन जो सेकंड नंबर का जो हमारा ईगो है, जो कि हमारा तर्क के आधार पर चीज़ों को देखता है, वो कहता है कि नहीं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं खा सकते मिठाई, और इसके लिए हमें पैसे कमा के ला सकते हैं या तो फिर चोरी कर सकते हैं। वो तो अपना एक सुझाव दे देता है। ईगो कहता है कि ये दो चीज़ें हैं, तर्क के आधार पर इन दोनों में से किसी भी एक का चूज करके हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो क्या कहेगा, वो कहता है चोरी करना पाप है, हम चोरी तो कर ही नहीं सकते, तो सुपर ईगो है। तो इन सब में, तीनों में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है कि ये काम करें या ना करें। तो इससे क्या होगा कि जब तीनों में एक कन्फ्लिक्ट होगा तो उसके बाद फाइनली एक निर्णय लिया जाएगा कि करा क्या जाए, या तो ये ईगो हाई हो जाएगी या कभी सुपर ईगो हाई हो जाएगी। इसके बाद व्यक्ति या तो अपना ईगो या तर्क को सुनता है या फिर सुपर ईगो जो कि सामाजिक मूल्य हैं उनको फॉलो करता है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो हम सामाजिक मूल्य, समाज के अकॉर्डिंग ही चलने लगते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने तर्क को महत्व दे देते हैं ज़्यादा और उसके अकॉर्डिंग कार्य करने लगते हैं। तो इससे हमारे समझ में आ जाता है कि हम किस रूप में अपने समाजीकरण को देख रहे हैं। यहाँ पे फ्राइड, सिगमंड फ्राइड यहाँ पे अपने सिद्धांत में इड, ईगो और सुपर ईगो के अंतर्द्वंद की भूमिका को बहुत ही महत्व दे रहे हैं। ये मानते हैं कि समाजीकरण जो है वह इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों के कन्फ्लिक्ट के माध्यम से ही जन्म लेता है। जब व्यक्ति का जो परम अहम से मतलब है सुपर ईगो की बात मानकर चोरी नहीं करेगा या उसकी अवहेलना करेगा, दोनों में से एक निर्णय हो सकता है, और यही प्रोसेस चलता है जिससे हमारा समाजीकरण होता है, इसी से हमारे आत्मन का विकास होता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। ये सिद्धांत व्यक्ति के समाजीकरण को समझने के लिए एक प्रकार की हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि